Assalamualaikum. My name is Dr. Zoraia Michael and I'm pharmacology lecturer at Wazali Girls Campus. Today our topic of study is antibacterial drugs. So let's start with the topic. Okay, what are the antibacterial drugs? What are antibacterial drugs or bacterial agents? For example, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि antibacterials मतलब कि ये they will be used against the bacteria. An antibacterial is an agent which inhibit the bacterial growth or kill the bacteria. या तो वो bacterial growth को कम करेंगे या तो बिल्कुल ही मार देंगे और उन drugs को हम कहेंगे antibacterial drugs. It is often used synonymously with the term antibiotics. आम और लफ्ज़ों में इसको कहा जाए तो हम antibiotics जो यूज़ करते हैं because antibiotic anti means against and biotic mean life. तो कोई भी चीज़ हम against life यूज़ करते हैं तो that would be antibiotic or antibacterial agents and antibiotics are one and the same thing. The term antibiotic was first used by 1942 by Silman Bachman. It was first used in 1942 और तब के से लेके अब तक ये यूज़ हुए चले जा रहे हैं. ऐसे क्या प्रॉपर्टीज़ एंटीबायोटिक में या एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स में होने चाहिए विच इज़ वेरी वेरी उसको बहुत ज़्यादा पोटेंट बनाते हैं और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं. सबसे पहले तो उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए. ब्रॉड स्पेक्ट्रम का आसान लफ्ज़ों में यही मतलब है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो या वायरसेस हो या फंजाई हो या स्पोर्स हो तो हर किसी पे वो इक्वली एक्ट करे. ये ना हो गए सिर्फ उसका एक छोटी सी विंडो हो जिसमें वो एक ड्रग या दो एक बैक्टीरिया या दो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहे हों और ज़्यादा जो वो हैं एक्टिविटीज़ हैं वो शो ना कर रही हूँ. इट शुड एक्सर्ट हिज एक्शन इन लो कंसनट्रेशन. लो कंसनट्रेशन में ज़्यादा पोटेंसी होनी चाहिए बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर एसिड हार्मफुल फॉर द बॉडी. आप ज़्यादा कंसनट्रेशन में एंटीबायोटिक को नहीं ले सकते तो इसका एक आइडियल एंटीबायोटिक की यही क्राइटेरिया है कि उसको लो कंसनट्रेशन में यूज़ करना चाहिए. इट शुड हैव बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी रादर देन बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी. बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स कि आप उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हो. बैक्टीरियोसाइडल मीन्स कि आप बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर रहे हो. तो इट शुड हैव बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी. बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी का ये मतलब है कि आप बैक्टीरिया को टोटली किल कर दो बजाय उसके कि उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर दो. इट शुड एग्जिबिट सेलेक्टिव एंड इफेक्टिव माइक्रोबियल एक्टिविटी. एक सेलेक्टिव एंड इफेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए. लाइक आपको पता होना चाहिए कि किस ड्रग के अगेंस्ट आप कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो और बहुत ज़्यादा एक इफेक्टिव एक्टिविटी शो होनी चाहिए. इट शुड बी हाईली टॉक्सिक फॉर द पैरासाइट बट कम्प्लीटली ए टॉक्सिक फॉर द होस्ट. पैरासाइट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होना चाहिए लेकिन एज सच ए टॉक्सिक फॉर द होस्ट के जो बंदा उसको ले रहा है उसके लिए वो ए टॉक्सिक होनी चाहिए जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक्स में ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होता. थोड़े बहुत इफेक्ट्स उसके होस्ट पे भी होते हैं. कोई बैक्टीरियल रेजिस्टेंट डेवलप नहीं होना चाहिए और बिकॉज अगर रेजिस्टेंट डेवलप हो गया तो इन द लॉन्ग रन वो उसमें दोबारा जो एंटीबायोटिक है वो ह्यूमन बॉडी पे काम नहीं करेगी. It should not interfere with the host's natural defense mechanism such as phagocytosis and production of antibiotics. आपको पता है कि हमारा नॉर्मल जो इम्यून सिस्टम है उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है जो कि भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आते हैं उनको वो इनगल्फ कर लेते हैं और उस पर एक्शन शो करते हैं. तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो होस्ट की नेचुरल डिफेंस प्रॉपर्टीज़ को टारगेट ना करें और उसके साथ इंटरफेयर ना करें बल्कि जो उसका अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो शो करें. दीज आर बेसिकली द पिक्चर्स जिसमें आपके पास कंजक्टिवाइटिस है, आपकी स्किन पे प्रॉब्लम्स हैं. फिर आप प्लांट्स में देख सकते हो कि बैक्टीरियल कैंकर है ऑन द टोमेटो और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ सोयाबीन आपने देखा होगा प्लांट्स में भी और ह्यूमंस में भी कि हाउ द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर वर्किंग. नेक्स्ट जो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. इट शुड हैव सफिशिएंट सॉल्युबिलिटी इन एक्वस फ्लूइड टू फैसिलिटेट ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. आपको फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शन की सारी कहानी पता है कि अगर उसकी ओरल एब्जॉर्प्शन होगी या अगर वो एक्वस फ्लूइड में एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाएगा तो वो क्या है कि रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू ऑल द बॉडी टिश्यूज़ और बड़ी एक रैपिड इफेक्ट शो करेगा एज कम्पेयर टू लिपोफिलिक. इट शुड बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन स्पेशली इन यूटीआई इन्फेक्शंस. होता ये है कि अगर आपके पास एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हो तो बहुत मस्ट है कि वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो उसके और जो मेटाबोलाइट्स हैं इस वजह से बिकॉज अगर वो बॉडी के अंदर रहेंगे तो कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे फॉर द पेशेंट. तो अगर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू तो एटलीस्ट उसकी थोड़ी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी. इट्स एंटीबैक्टीरियल एफिकेसी शुड बी रिड्यूस्ड बाय द बॉडी फ्लूइड्स, एक्सिडेज, प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू एंजाइम्स.
माइक्रोबियल की जो एफिकेसी है वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स और प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यू मेम्ब्रेन, लाइक बॉडी की जो नेचुरल फिजियोलॉजी है उसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल की एफिकेसी बिल्कुल भी रिड्यूस या कम नहीं होनी चाहिए. Antibiotics should possess sufficient chemical stability. It can be isolated, processed and stored for a reasonable length of time without deterioration of potency. अब एंटीबायोटिक की जो chemical stability है वो sufficient होनी चाहिए, that it can be isolated, processed and stored for a reasonable length of time without deterioration of potency. पोटेंसी उसकी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. एंड एंटीबायोटिक जो है पोजेस करनी चाहिए सफिशिएंट स्टेबिलिटी, और उसकी इट कैन बी आइसोलेटेड, प्रोसेस एंड स्टोर फॉर अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम. द रेट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द एंटीबायोटिक शुड बी सफिशिएंटली लो टू अलाउ अ कन्वीनियंट डोजिंग स्केड्यूल. बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जो रेट्स हैं और एलिमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होना चाहिए, इस वजह से ताकि जो पेशेंट है उसको बार बार एंटीबायोटिक का इंटेक ना करना पड़े. किस तरह से ये क्लासिफाइड होता है? दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड ऑन द बायोसिंथेटिक इटरेशन. नेचुरल में जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं वो नेचुरल भी आते हैं, सेमी सिंथेटिक भी आते हैं और सिंथेटिक भी आते हैं. सिंथेटिक यू नो विच आर completely prepared in the laboratories. तो नेचुरल में हमारे पास पेंसिलिन आ जाते हैं, सेमी सिंथेटिक भी होते हैं जिसमें पार्टली वो नेचुरल होते हैं और पार्टली वो सिंथेटिक होते हैं. देन सिंथेटिक दैट इज सल्फेनामाइड. On biological activity, according to the biological effects of microorganisms, biological activity के इस तरह classified है कि वो किस तरह से biological activity को affect करने हैं. नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरियल एजेंट्स बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स किल द बैक्टीरिया, और बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स जो हैं वो स्लो करते हैं या वो करते हैं स्टॉल द बैक्टीरियल ग्रोथ, जिसमें हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक में क्लोरोएम्फेनिकॉल आ जाता है, और एरिथ्रोमाइसिन आ जाता है, क्लिंडामाइसिन आ जाता है, सल्फोनामाइड आ जाता है, टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह आ जाते हैं. दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक. और बैक्टीरियोसाइडल में हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड आ जाते हैं, बीटा ग्लैक्टेन आ जाते हैं, वैंकोमाइसिन आ जाते हैं, रिफेम्पसिन, मेट्रोनिडाजोल एंड क्विनोलॉन्स वगैरह. सो यू नो आपने ये सारे ड्रग्स अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व किए होंगे और आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि हाउ दे वर्क एंड इसका प्रोसेस क्या है कि एक बिल्कुल किल आउट करता है और दूसरा उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है. नेक्स्ट हमारे पास हाउ द बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स और एंटीबायोटिक वर्क. द सक्सेस ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स ओ मच टू द फैक्ट दैट दे कैन एक्ट सेलेक्टिवली अगेंस्ट द बैक्टीरिया सेल रादर देन द एनिमल सेल. इसका जो सक्सेस है वो इसी वजह से है बिकॉज नॉर्मल जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो ये आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उस पर एक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये बैक्टीरियल सेल्स पे जाके एक्ट करेगा, और इसी वजह से हम उसके बैक्टीरियल सेल की ऑल्ट्रेशन ही करते हैं, उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब करते हैं, उनके सेल वॉल्स को रैप्चर करते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास फिर फर्दर ग्रोथ नहीं दिखा सकता. दिस इज लार्जली ड्यू टू द फैक्ट दैट बैक्टीरियल सेल्स एंड एनिमल सेल डिफर बोथ in their structures and in the biosynthetic pathway which proceed inside them.